नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं विधानसभा में आर पार। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार सदन के भीतर सिर्फ सत्र नहीं होने वाला। इस बार रायपुर के सदन में महायुद्ध होने वाला है। एक ऐसी राजनीति टक्कर जिसकी चिंगारियां पूरे प्रदेश के सियासी तापमान को सातवें आसमान पर पहुंचा चुकी है। लेकिन इस बार सदन में सिर्फ विधेयक पेश नहीं होगी, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर भी देखने को मिलेगी। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि वह पूरा तैयारी के साथ सदन में उतर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ कहा है कि सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। जनहित और विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और विपक्ष के हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से भाग रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों, बिजली, पानी और कई अन्य विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास सिर्फ आरोपों की राजनीति है या ठोस तथ्य भी है? क्या सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर सदन में कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर घेर पाएगी? क्या विधानसभा विकास का मंच बनेगी या चुनावी राजनीति का अखाड़ा? आज की बहस में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आप एक रिपोर्ट। आज की बहस सिर्फ विधानसभा की नहीं, आज की बहस सिर्फ सत्ता और विपक्ष की भी नहीं। आज की बहस उस भरोसे की है जो जनता हर चुनाव के बाद अपने जनप्रतिनिधियों पर करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए। इस बार रायपुर का विधानसभा भवन केवल कानून बनाने का मंच नहीं होगा। यहाँ हर शब्द हथियार होगा, हर आरोप एक राजनीतिक मिसाइल होगा, हर जवाब सत्ता की परीक्षा होगी और हर पल पूरे प्रदेश की निगाहें सदन पर टिकी होंगी। क्योंकि यह सिर्फ मानसून सत्र नहीं, यह सरकार के दावों और विपक्ष के सवालों की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सीधे तौर पर विपक्ष को ललकारते हुए कहा है कि सरकार बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेगी। सरकार की तरकश में 8 महत्वपूर्ण विधेयकों के वो तीर हैं जिन्हें भाजपा सुशासन और विकास का ब्रह्मास्त्र बता रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष चाहे जो भी कीचड़ उछाले, सरकार के पास तथ्यों का वो थप्पड़ तैयार है जो हर खोखले आरोप का मुंह बंद कर देगा। भाजपा कह रही है, आइए सकारात्मक बहस कीजिए, हम हर सवाल का हिसाब देने को तैयार हैं। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक, गुणवत्तापूर्ण तथा समकालीन बनाया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी द्वितीय अपीलों के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और राज्य में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना भी हो चुकी है। ऐसे में पृथक वाणिज्य कर अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संशोधन के बाद अधिकरण में लंबित प्रकरणों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा। लेकिन रुकिए, विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस बार कतई शांत बैठने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने सरकार के सुशासन के गुब्बारे में सुई चुभाने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस का सीधा और तीखा आरोप है कि शायद सरकार के राज में छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन चुका है। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, बेटियां सुरक्षित है और गृह विभाग चैन की नींद सो रहा है।
विपक्ष पूछ रहा है किसानों के बोनस, युवाओं की बेरोजगारी, बिजली कटौती और पानी की किल्लत पर सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस का साफ कहना है कि 8 विधेयक और कुछ नहीं बल्कि सरकार की नाकामियों को छुपाने और जनता का ध्यान भटकाने का एक पब्लिसिटी स्टंट है। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायक दल जो है प्रदेश की जनता की समस्याओं को मुखरता से रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। महंगी बिजली, खाद का संकट, बढ़ते अपराध, रोजगार संकट, करप्शन है और सड़कों के गड्ढे हैं और जिस प्रकार से नकटी में गरीबों के घर को उजाड़ा गया है, बस्तर, तमनार, हसदेव में जो जंगलों की कटाई हो रही है, इसके अलावा बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जिसका जवाब सदन में मांगा जाएगा और इस सरकार की जो नाकामी है, जो वादा खिलाफी है, उसको उजागर किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता के जहन में सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल यही है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए वाकई कोई ठोस तथ्य है या विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आरोपों की राजनीति और हंगामा करने की तैयारी में है। दूसरा सवाल, क्या सत्ताधारी भाजपा अपने सुशासन के दावों से कांग्रेस को सदन के भीतर चारों खाने चित कर पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, कि इस बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा प्रदेश के विकास का मंच बनेगी या फिर नेताओं की साख की लड़ाई और बदले की राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएगी। आज दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं, वार भी कड़े होंगे और पलटवार भी तीखे होंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सियासी जंग पर आज होगी महाबहस। हमारे साथ जुड़ सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सबसे आक्रामक चेहरे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मानसून सत्र आर पार की जंग। तो मानसून सत्र के आर पार की जंग में हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु तिवारी नंदी मैडम हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वात्सल जी, चूंकि सरकार आपकी है तो पहला सवाल भी आपसे ही बनता है। आप कह रहे हैं कि सरकार तथ्यों के साथ जवाब देगी, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप है कि आपके राज्य में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है, अपराधी बेखौफ है, गृह विभाग सो रहा है। इस वेंटिलेटर पर आ चुकी कानून व्यवस्था का क्या जवाब है आपके पास? अरुण जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए अरुण जी, कांग्रेस के विपक्ष के जो भी आरोप हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनके मुख पर है, जनता इन्हें नहीं मानती। आज भी आप देखेंगे प्रदेश में अमूमन जो भी कांग्रेस के अपराध हैं, चाहे नकटी का विजय उठाएं या नक्सलवाद की समस्या उठाएं या अपराध की समस्या उठाएं, जनता का इससे जनता भी देख रही है प्रदेश में क्या स्थिति है। रही बात हम इनके जो सदन में डिसरप्शन का है, 2.5 साल निकल चुके हैं अरुण जी, 2.5 साल। आज आप अगर किसी प्रदेश की जनता से ही पूछेंगे कि कांग्रेस का आपके जहन में क्या परसेप्शन है, तो जनता खुद बोलेगी कि भाई कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वॉकआउट करती है और नारेबाजी करने वाली पार्टी है। जमीन धरातल पर इनका कोई प्रेजेंस नहीं है। देखिए आज कोई भी एमएलए हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो भी चाहता है कि वो जब सदन में जाए तो अपने लोगों से संबंधित प्रश्नों को उठाए, अपने लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाए। 13 तारीख से हम सभी ने देख रहे हैं मॉनसून सत्र की शुरुआत है, मगर इन लोगों ने 10 दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि इस मॉनसून सत्र का इन्हें क्या हाल करना है। ये वही हाल करने वाले हैं, पूरी इनकी तैयारी है जो पिछले सत्रों का इन्होंने किया है। ये वॉकआउट करेंगे, नारे लगाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बनिस्बत इसके हमारी पूरी तैयारी है। मेरे ख्याल से जितनी मेरी जानकारी है 1100 से अधिक प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें हमारे विधायकों ने भी बड़ी संख्या में प्रश्न लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी है, पूरे सकारात्मकता के साथ और पूरे नंबर्स के साथ हम प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि हम चाहते हैं एक हेल्दी डिबेट हो। जनता भी देखिए, उन्हें भी देखती है, जनता हमें भी देखती है, हमें भी जनता को जवाब देना है जी। तो हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो और एक हेल्दी डिबेट हो। मगर विपक्ष के जिस तरीके से इनकी हिस्ट्री रही है, इनका इतिहास रहा है, देखते हैं अब कैसा जाता है। बिल्कुल विनय जी, आप सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, अपराधगढ़ का नारा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास सदन पटल पर रखने के लिए कोई ठोस तथ्य और आंकड़े हैं, या हर बार की तरह सिर्फ हंगामा खड़ा करना, नारेबाजी करना और वॉकआउट करने की स्क्रिप्ट तैयार है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही?
देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जहां से चालू होती है, झूठ से चालू होती है और झूठ से खत्म हो जाती है। हम आपको बता दें, जमीनी मुद्दे जो जनता के हैं, विपक्ष में बैठने के नाते हम उस मुद्दे को सदन में रखना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का, उससे बड़ा मुद्दा है किसानों का, जो खाद बिक्री हो रहा है, जो बिजली में बराबर बढ़ोतरी आ रहा है, फिर बेरोजगारी का, महंगाई का, उसके बाद भ्रष्टाचारी का। अभी भी आपने सुना होगा 3 दिवसीय चिंतन शिविर किए थे। ये बचना चाहते हैं कि हम जनता से कैसे बचें और हमारे जो विपक्ष की पार्टी है जो सवाल करेंगे उसका जवाब हम किस तरह दें, कैसे झूठ बोलें और कैसे उनको बरगलाएं। यही मुद्दा लेकर ये 3 दिन का चिंतन शिविर किए। सवाल ये है, छत्तीसगढ़ की जनताओं को आप मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए। आपके ऊपर इतने भ्रष्टाचार लग गए। आपको ताजा ये बता दूं कि नकटी गांव उसमें सबसे ज्यादा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मशहूर हो गए हैं, क्योंकि 80 परिवारों को आपने बेदखल किया, वो भी बरसात के समय। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि उनके सांसद साहब ने एक हौसला दिया था एक गरीब लोगों की कि आप चिंता मत कीजिए, कम से कम बरसात तक तो आपका काम नहीं होगा। तो ये जमीनी मुद्दे हैं। जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस बेवजह मुद्दा उठाती है, उनके पास सबूत नहीं है। आप सदन में चलिए, हम आपको सबूत का पुलंदा देंगे। आप ये कैसे समझ लिए कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, उसके कारण हम आपके 10 दिन पहले, हम आपको 10 दिन पहले वार्निंग दे रहे हैं कि आप जनता के सामने जाकर ये रूबरू हो जाए कि आपकी गलती है, आपने सरकार में रह के ये सारा गलत फहमी पाल रखे हैं कि हम सरकार अच्छे से चला रहे हैं। आप सुधर जाइए, नहीं तो आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार रेणु तिवारी नंदी जी किसी कारणवश कट गई, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और वात्सल जी, हम आप ही से जब से सवाल करते हैं, कांग्रेस का आरोप है कि आप इस सत्र में जो 8 महत्वपूर्ण विधेयक ला रहे हैं वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, ताकि बिजली कटौती, पानी की किल्लत और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। आप इन 8 बिलों की आड़ ले रहे हैं, क्या कुछ जवाब है आपका? देखिए अरुण जी, विनय जी ने बताया जमीन से जुड़े मुद्दे इन्होंने उठाने की बात की। इन्होंने नकटी का, बार ये लोग नकटी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए नकटी किस तरीके से जमीन से जुड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नकटी गांव 17 वार्डों में बसा है, 2000 से ज्यादा वहां लोग रहते हैं। एक वार्ड में जहां पर अवैध कब्जा हुआ था, वहां पे 75 से 80 लोगों का व्यवस्थापन किया गया है। तो ये किस तरीके से जमीन से जुड़ी इनका मुद्दा है नहीं पता। 17 वार्डों में से 16 वार्डों को तो छुआ भी नहीं गया। तो इसी तरीके से एसआईआर इनका एक जमीन से जुड़ा मुद्दा है। एसआईआर ऐसे ही मुद्दों से के साथ इन्होंने बिहार में शुरुआत की चुनाव की, देख लीजिए बिहार में इनका क्या हाल हुआ। एसआईआर इनका वेस्ट बंगाल में भी मुद्दा था। तो मैं मान रहा हूं कांग्रेस के पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, मगर कितने वो मुद्दे जमीन से जुड़े हैं ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। देखिए कांग्रेस के आज 35 विधायक हैं, खुद कांग्रेस भी जानती है, खुद विनय जी भी जानते हैं, इनका अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। मगर क्या होता है, कांग्रेस में अपने आला कमान में स्कोर कार्ड इंप्रूव करने की होड़ लगी रहती है। इन्हें पता है क्या होना है इस अविश्वास प्रस्ताव का। बनिस्बत इसके वो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में आते, सरकार से सवाल पूछते, जनता के मुद्दे उठाते, सरकार का जवाब अगर उन्हें, सरकार के जवाब से अगर वो संतुष्ट नहीं होते, उसके बाद अगर सरकार से संतुष्ट, उसके बाद अगर वो कोई कार्यवाही करते तो समझ आता है। मगर यहां क्योंकि इन्हें अपना स्कोर कोड अपने आला कमान को दिखाना है, 10 दिन पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 10 दिन बाद हमें क्या करना है। और अंदर की बात मैं बता रहा हूं, खुद इनके विधायक नाखुश हैं इस डिसीजन से, क्योंकि विधायकों को भी तो अपने लोगों को मुंह दिखाना होता है। अपने जनता के मुद्दे वो अगर नहीं उठाएंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे जनता से जुड़ा, सिर्फ वॉकआउट और सिर्फ नारेबाजी ही अगर सदन में होते रहेगी, जैसा पिछले 2.5 साल से हमने देखा है, तो ये जनता को क्या जवाब देंगे। तो इनके खुद विधायक भी नाखुश हैं। 35 एमएलए के साथ क्या ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा वो सभी जानते हैं इसका। जी विनय जी, सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में ला रही है जो विभिन्न विभागों की जनहित से जुड़े हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो इन विधेयकों पर कड़ा विमर्श करने और उनमें सुधार सुझाने की बजाय उन्हें पहले ही पब्लिसिटी स्टंट कहकर क्यों खारिज कर रहे हैं? क्या आपके पास बहस के लिए बौद्धिक तैयारी नहीं है? देखिए ये बात गलत है कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास विधायक 35 है,
तो सरकार में हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और हम हार जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कमियां हैं। देखिए, जनता के मुद्दे में बार बार बोल रहा हूं, जो जनता जिसको चुनकर सरकार में भेजी है और सरकार का काम है उन जनताओं का सेवा करना, जो पानी की व्यवस्था, जो बिजली की व्यवस्था, जो किसानों की खाद बीज की व्यवस्था, जो बेरोजगारी की व्यवस्था, बढ़ती महंगाई की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। रही बात ये बोल रहे हैं कि 35 विधायक, मैं आपको बता दूं आपके 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हो सकता है उस समय क्रॉस वोटिंग कर दें। आप अपने विधायक की जरा ये पहल चेक कीजिए, हमारे 10 से 15 विधायक आपके संपर्क में हैं। हो सकता है आप अविश्वास प्रस्ताव आपके ऊपर लागू हो जाए, ये कहना मत भूलिए। देखिए, जिस प्रकार आपके बड़े नेता खूब स्टीम करते हैं विधायकों का, तो हो सकता है कांग्रेस भी कर सकती है। तो आप अपने गलतफहमी में ना रहिए। हमारा विश्वास प्रस्ताव जो है पब्लिक के लिए है, जमीन स्तर के उन लोगों के लिए है, उन किसानों के लिए है जो गरीब हैं और सरकार उन पे जबरदस्ती थोपा जा रही है। ये सरकार बिल्कुल नाकाम है छत्तीसगढ़ सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि इस सरकार में अवसरवादी हावी है। ये निर्णय इनके सरकार नहीं ले रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं, इनके निर्णय अवसरवादी लोग ले रहे हैं और दिल्ली से संचालित हो रहे हैं। ये गलतफहमी में है, इसलिए हम लोग 10 दिन पहले ये वार्निंग दे चुके हैं कि आप संभल जाइए, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे पैतरे हैं। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे रेणु नंदी तिवारी जी फिर से एक बार आ चुकी हैं। रेणु मैडम, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इस राजनीतिक गतिरोध को कैसे देखती हैं? क्या शायद सरकार इन 8 विधेयकों के जरिए वाकई कोई बड़ा प्रशासनिक और प्रशासन का सुधार कर रही है, या कांग्रेस का ये आरोप सही है, या फिर ये नाकामियों को छुपाने का टाइमिंग है? देखिए, सरकार जब भी आती है और जब विधानसभा सत्र होने के रहते हैं, उसके पहले हर विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी करती थी, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस कर रही कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या सरकार के गतिविधियों से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सवाल उठाते हैं, उस सवाल को उठाने के बाद में वो कार्य रूप में परिणित कितना होता है। कई बार ये होता है कि आप विधानसभा में देखते हैं कि बहुत सारे सवाल जो रहते हैं वो जनता के मुद्दे रहते हैं, और जनता के बीच के मुद्दे को कई विधायकगण लेके आते हैं कि ये वाली समस्या, और इससे लास्ट जो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है वो ये रहता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे जांच रिपोर्ट बैठनी चाहिए। लेकिन उस जांच रिपोर्ट बैठने के बाद क्या आप दूसरे सत्र में, क्योंकि आपका मानसून सत्र के बाद दूसरा जब सत्र शुरू होगा, तो क्या आप उससे सवाल उठाते हैं कि हमने ये आपने सवाल किए थे, आपने इसके खिलाफ आपने जांच रिपोर्ट का बात किया था, तो क्या ये फुलफिल हुआ है? क्या मतलब सिर्फ सवाल उठाना है, या हमें सिर्फ मुद्दे गर्म दिखाना है, या हमें ये एक विपक्ष की भूमिका निभानी है कि हम आपके अविश्वास प्रस्ताव पारित करें? तो ये मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान जितने करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं वो पूरे पैसों की ये हानि है, और इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। वत्सल जी, आप चुनाव के समय में जो गारंटी का ढिंढोरा पीटे थे, ये कांग्रेस का आरोप है कि आज किसान बोनस की किस्तों, युवाओं को नियमित रोजगार और महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। क्या ये गारंटी सिर्फ चुनाव जीतने का फार्मूला था, या इस सत्र में इनका कोई ठोस और अंतिम हिसाब आप लोग करेंगे? अरुण जी, आज 2.5 साल हो चुका है और ज्यादातर गारंटियों की अगर आप बात करें तो हम उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, मगर हम मानते हैं 2.5 साल में बहुत सारी गारंटियां आज भी बाकी है, जो निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी है, उन पर भी कार्य किया जाएगा। आप देखेंगे, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, रेणु जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि 8 विधेयक आ रहे हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, एक जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य होता है कि एक सकारात्मक डिबेट का हिस्सा बने। अगर विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कुछ कमियां हैं तो आप उजागर करें उन कमियों को, लड़ें अपनी जनता के लिए, मगर कम से कम सदन को चलने दें। भाई, आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं, जैसा रेणु जी ने कहा, उनका एक फॉलो अप लें। सरकार ने उस पर क्या कार्यवाहियां की हैं, अगर नहीं की है कार्यवाहियां, अपनी मांग रखें। इस तरीके से होता है, न केवल आप पहले ही 10 दिन 15 दिन पहले ही आपका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइडेड हो कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है, सरकार चाहे जितनी ही सकारात्मक हो। भाई, ये तो आपका स्कोर कार्ड इंप्रूव करने की का एक पैंतरा है अपने आला कमान के नजरों में, और कुछ नहीं। बिल्कुल विनय जी, जब आप सत्ता में थे तब भाजपा आप पर अपराधगढ़ और माफियागढ़ का आरोप लगाती थी। आज आप वही स्क्रिप्ट भाजपा के लिए पढ़ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा सिर्फ बदले की राजनीति, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का मंच बनकर रह जाएगा? ये जनता के असली मुद्दे कहां चले गए? अब
देखिए, ये सारा कारनामा भारतीय जनता पार्टी ही चालू करती है। हमारा काम है, विपक्ष में बैठे हैं इसलिए उसको आईना दिखाना कि जो प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उसको आप आकलन करें और आकलन करके आप उसको सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन ये सरकार अहंकारी है। ये सरकार लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल के लिए बैठे हैं और 5 साल के बाद अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो निकाल देंगे। यही जनता है। हमारा काम है उन मुद्दा जो हावी हो चुके हैं, जैसे कि आपको सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूं, वर्तमान समय में किसानों की मुद्दा है, खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। दूसरी समस्या आ रही बिजली की। अब ये सरकार ने जब किसानों को 3 से 5 HP का मोटर मुफ्त में दे रखा है और उसका बिजली बिल नहीं लेते, लेकिन इसके अफसर लोग जो हैं जबरदस्ती किसानों को बिल भेज रहे हैं। तो ये जो तानाशाही हो रहा है ये अफसरशाही का ही तो परिणाम है। रही बात सरकार है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सीधे साधे आदिवासी हैं। हम उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। उनके जो उनको चलाने वाले हैं, जो चिट्ठी पढ़ के जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, उनका भी दोष नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिख के देख के भाषण देते हैं। इनको राजनीतिक गुरु कोई दूसरा सिखाता है। सवाल यह है छत्तीसगढ़ में कि आप अगर जनता के हितों को आप काम नहीं करोगे तो विपक्ष का काम है उनको आपत्ति लगाना। हम सदन में जाकर हम पहले ही बता दिए थे, 1-1.5 महीने पहले मैं डिबेट में भी बैठा था कि अगर बिजली की समस्या आपको पूरी नहीं होगी तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मेरे साथी बार बार बोल रहे थे कि 35 विधायक। मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जो विधायक हैं वो भी आपसे संतुष्ट नहीं है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो सदन में आपत्ति उतारते हैं सरकार के ही कामों के लिए। तो ऐसे 5 से 10-15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप हमारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास नहीं होगा? ये जनता को मूर्ख बनाने का काम आप बंद कीजिए। आप सीधे सीधे जनता के हित में ही आइए। आप सब जान बातचीत कर लेते हैं। रेणु मैडम, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर जो नैरेटिव विमर्श दोनों दल बना रहे हैं, सत्ता पक्ष इसे सुशासन कह रहा है, विपक्ष इसे अपराधगढ़ कह रहा है, जमीन पर असली हकीकत क्या है? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में स्थितियां चिंताजनक है या सिर्फ राजनीति बयानबाजी है? ये सब छत्तीसगढ़ तो अपराधगढ़ तो ये आज से नहीं बना है। और जो आज अपराधी महादेव सट्टा ऐप के जो पकड़े गए हैं सौरभ, वो कांग्रेस सरकार के समय के थे। तो ये चीज कहना कि अपराधगढ़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आने से हुआ या कांग्रेस के आने से, ऐसी बात नहीं है। अपराधगढ़ तो छत्तीसगढ़ बन चुका है। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आए दिन आपको अपराधी का जो कृत्य है वो बढ़ता दिख रहा है। रही बात जैसे कि कांग्रेस के मेरे भाई कह रहे थे कि सरकार दूसरे के विचारों से चल रही है, वैसे ये मेरा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। क्या कांग्रेस के समय में आप किसी के दूसरे के दिमाग से नहीं चल रहे थे? आप भी तो सलाहकार रख के चल रहे थे, आपके पास में भी सलाहकार थे, आप भी सलाहकारों के हिसाब से चलते थे। नरवा गुरवा गुरवा बाड़ी जो आपका मंत्र था वो भी आपका किसी दूसरे के विचार से चल रहे थे। हर सरकार जो चलती है वो किसी न किसी की विचारधारा से चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टी में जो राजनेता आता है उसका हम क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। जब वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं रहता तो उसके साथ सलाह देने वाले कोई ना कोई क्वालिफाइड पर्सन आते हैं। तो ये चीजें आप ना करिए कि मोदी जी चिट्ठी लिख के पढ़ रहे हैं और शाही जी देख के भाषण दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप मतलब ना करें तो ज्यादा बेटर है। रही विधानसभा की बात है तो आप विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं आप पुख्ता सवाल उठाइए। और मेरा एक निवेदन है, हर विधायकों से एक निवेदन है कि जिस पार्टी से आप बन के आते हैं, जिस पार्टी के विधायक बन के आते हैं, वो कम से कम उस पार्टी के प्रति एक आप सजग रहिए। अगर आप सवाल उठा सकते, जैसे पिछले विधानसभा सत्र में एक चीज देखने को मिला था कि भावना वोरा जी ने खुद अपने सरकार से बहुत सारे सवाल उठाए थे जी, अजय चंद्राकर जी ने उठाए थे। तो आप अगर गलत नहीं है तो पार्टी भी आपको कोई ऐसा बंदिश में नहीं रखती कि आप गलत चीज का सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपको सवाल उठाने का तरीका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। वत्सल जी, आप दावा कर रहे हैं पिछली सरकार की जनहित और विकास योजनाओं को राजनीतिक देश के कारण रोक दिया गया था या धीमा कर दिया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया था। विकास की इस धीमी रफ्तार का जिम्मेदार असली में कौन है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी, आप इस उदाहरण से ही समझ जाएंगे। पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को सिर्फ ये कहकर रोक दिया था
कि भाई प्रधानमंत्री आवास में तो प्रधानमंत्री शब्द है, पूरा पैसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते, सिर्फ ये कहकर रोक दिया था। अब आप समझिए कि विष्णुदेव साय जी के आने के बाद 18 लाख आवास पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए, 10,60,000 चाबियां हम जो हितग्राही हैं उन्हें दे चुके हैं। तो ये कितना बड़ा एक बूस्ट मिला होगा इकोनॉमी को। 10,60,000 आवास बनाने में कितने लेबर लगे होंगे, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स, कितने रॉ मटेरियल्स लगे होंगे, लोगों को मुफ्त में यह आवास मिला है। ये एक उदाहरण है, ऐसी ही अनेक योजनाएं। आप गौठान योजना देख लीजिए कांग्रेस की, 10,000 से ज्यादा गौठान योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी। खुद हमारे नेताओं ने नरवा गुरवा बाड़ी की तारीफ की थी, मगर जिस तरीके से इसका ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन हुआ अरुण जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैं कहूंगा किसी तरीके के एक उगाही की योजना बन चुकी थी। जिनके पास गाय नहीं थी उनसे 5,000 किलो गोबर खरीदा जा रहा था। आरटीआई में ये चीजें सामने आई थी। जिनके पास गाय ही नहीं है, जो गायों से दूर दूर तक का नाता नहीं है, जितने का गोबर खरीद रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा गोबर को इकट्ठा करने का लेबर कॉस्ट का बिलिंग काटा जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की योजना बन चुकी थी, तो इसे सुधारना था। फिर वही आप मनरेगा, जी राम जी ले आइए, कांग्रेस की आप जितनी भी इस तरीके की योजनाएं हैं जो आज बंद हो चुकी है। राजीव मितान क्लब देख लीजिए, राजीव मितान क्लब में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी चमकाने की एक योजना थी। तो क्या करते इन्हें कंटिन्यू करके, आप बताइए। बिल्कुल। और रेणु जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारे जो विधायक है हमें गर्व है उन पर। कई बार कांग्रेस ये आरोप लगाती है, मीडिया भी आरोप लगाती है कि अजय चंद्राकर जी, भावना बोरा जी, अमर अग्रवाल जी तो विपक्ष की तरह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की तरह सब वो हमारे संस्कार हैं। हमारे जो नेता है वो पहले जनप्रतिनिधि है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो वो पहले जनता से जुड़े सवाल उठाते हैं। हमें तो खुशी होती कि कांग्रेस में ये संस्कार आ जाए। भाई, कांग्रेस पहले सोचती है कि हम अपने नेता से सवाल सदन में नहीं पूछेंगे, हमें ये संस्कार नहीं है। सबसे पहले जनता है। भाजपा का एमएलए होने से पहले हम जनता के प्रतिनिधि हैं जी। और सदन सबसे खूबसूरत मंच होता है इन मुद्दों को रखने का। बिल्कुल। विनय जी, आप महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी पर सरकार को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर इस सत्र को लेकर कोई एकजुट रणनीति है, या सदन के भीतर भी आपकी अंदर वाली जो गुटबाजी है वो चलती रहेगी? जी 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 विनय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। जी बोलिए। देखिए, मैं अपने साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार दीदी से इतने ही कहना चाहता हूं कि लोगों की जो समस्या होती है उसको उठाने का काम विपक्ष करता है। एक बात हमारे भाजपा प्रवक्ता ने अच्छा कहा, चाहे भाजपा के विपक्ष हो चाहे कांग्रेस के हो, अगर विपक्ष मजबूत हो तो सरकार डरी डरी सी चलती है और अच्छा काम करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वरिष्ठ पत्रकार भी सरकार की भाषा बोलने लग जाए तो मुझे लगता है उनको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। जी जी विनय जी, आवाज आ रही है हमारी? विनय जी, आवाज आ रही है हमारी? तो किसी कारण बस उनसे संपर्क बोलते बोलते टूट गया, फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी रेणु मैडम, अभी तो आप विनय जी को सुन रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता इस समय बिजली की औद्योगिक कटौती, पानी की समस्या और स्थानीय स्तर पर रोजगार से जूझ रही है। कांग्रेस का आरोप है, जब सदन में दोनों दल सिर्फ एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने में व्यस्त हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता के भरोसे की जो बलि चढ़ती है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, साय सरकार के विषय में अगर मैं कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये साय दिख रहे हैं जी। बाकी बिजली की समस्या से आज भी यहाँ पे जनता ग्रसित है, क्योंकि इनका एक केंद्र का प्रोजेक्ट है कि इन्हें सूर्य घर योजना में जाना, पीएम सूर्य घर योजना की तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो आज हर घर में, मतलब जिस मैं सोसाइटी में रहती हूँ, अगर आप पास सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे 305 घर में से 150 घर ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि 4 गुना बिजली आ रही है, बिजली का बिल आ रहा है, तो जाके वहाँ पे बिजली बिल ऑफिस में जा रहे हैं और उसके बाद में अपना रिक्वेस्ट डालते हैं। कभी सॉल्यूशन निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि सिर्फ साय जो कागजी दिखा रहे हैं वो अपने काम में भी साय दिखना चाहिए उन्हें। एक चीज है।
दूसरी बात है कि जनता एक भरोसे के साथ किसी भी सरकार को लाती है जी। और हमारे यहाँ तो जनता का एक चीज देखिए कि 15 साल जब उसने बीजेपी को लाई थी और उसके बाद उसको लगा कि वो बीजेपी के कार्य प्रणाली से खुश नहीं है, तो उसने 5 साल के लिए कांग्रेस भी ला के देख ली। तो जनता का अगर आपको भरोसा जीतना है तो मुझे लगता है कि जो आम जनता जो है वो अपराध से एक मुक्ति चाह रही है, कि जो आए दिन अपराध हो रहे हैं उससे मुक्ति मिलता है उन्हें। दूसरी बात है कि उन्हें जब बिजली की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है और जब महंगाई बढ़ रही है उसके तरफ ध्यान दे। उन्हें ये मतलब नहीं है कि विपक्ष आएगा और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और अविश्वास प्रस्ताव से वो प्रस्ताव पारित हो गए या लागू हो गए, नहीं होगा, उससे किसी आम जनता को फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को चाहिए कि उनकी समस्याओं का हल मिलना चाहिए और एक उम्मीद की जा रही है कि इस बार मानसून सत्र चलेगा तो बीजेपी अपना जो अभी तक का जो साइलेंट मोड है उसको थोड़ा सा वायलेंट मोड में लाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। वात्सल जी, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्वस्थ और सकारात्मक बहस का स्वागत तो करने को बोल रही है, कर रही है, लेकिन जब विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाता है या तीखे सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष बहुमत के दम पर आवाज दबाने की कोशिश क्यों करता है? देखिए, बहुमत के दम पर आवाज दबाने की कोशिश तब हो जब ये सदन में बैठे। मैं आपको लोकसभा का एक उदाहरण देता हूं। माननीय राहुल गांधी जी बार बार कहा करते थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जब उन्हें बोलने का मौका दिया, उन्होंने अमित शाह जी से सवाल पूछे। अगले दिन जब अमित शाह जी उसका जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी जी सदन से ही गायब थे, उन्होंने छुट्टी ले लिए थे। तो देखिए, ये पैटर्न है। पर जनता के सामने जब आप एक ही झूठ बार बार बोलते हैं ना, तो एक साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं जनता भी उसे सच मान लेती है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आप बार बार बोलिए सरकार हमें दबा रही है, सरकार हमें दबा रही है। भाई, आप सदन आइए, तो आप हिस्सा तो बनिए सदन की प्रक्रिया का। आप अगर नारेबाजी लगाते रहेंगे, टीवी में जनता को तो वही दिखेगा कि भाई कांग्रेस नारेबाजी लगा रही है, 35 विधायकों को दबाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं देखिए, जनता भी आज समझदार हो चुकी है और इसीलिए कारण है कि 15 साल, जैसा रेणु जी ने बताया, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस को एक सुनहरा मौका मिला था, मगर जनता ने 5 साल भी इन्हें झेल पाना जरूरी नहीं समझा कि इनका टर्म, अदरवाइज इनके लिए तो एक केक वॉक होना चाहिए था छत्तीसगढ़, मगर नहीं हो पाया। क्या कारण था जी? और सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा अरुण जी। आज आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आज आप असम देख लीजिए, हर स्टेट देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जनता बार बार बुला रही है। कांग्रेस अगर धोखे से एक बार भी आ जाती है ना अरुण जी, तो दूसरी बार जनता भूल के भी उनके साथ उन पर विश्वास नहीं करना चाहती है। जी, विनय जी से ही हम बातचीत कर। विनय जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? विनय जी किसी कारण बस कट गए हैं, बार बार कट रहे हैं आवाज, तो पता नहीं क्यों। फिर से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेणु जी, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। मौजूदा राजनीति परिदृश्य में क्या छत्तीसगढ़ के विपक्ष यानी कि कांग्रेस सरकार को नीतिगत मामलों में तथ्यों के आधार पर घेरने में सक्षम नजर आ रहा है? क्या वो कि मतलब सिर्फ हेडलाइन सुर्खियां बटोरने की राजनीति तक सीमित हो गया है? देखिए, मैं आपको फिर बोलूंगी, फिर विनय जी अगर सुन रहे होंगे मुझे तो वो कहेंगे कि एक पत्रकार है और किसी पार्टीगत बात कर रही है। बट पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो आज स्ट्रांग विपक्ष की जरूरत है। जनता को भी एक उम्मीद है कि ठीक है, अगर 70% बीजेपी के साथ है तो 30% तो कांग्रेस के साथ है। तो एक विपक्ष की जो एक भूमिका होती है, एक स्ट्रांग भूमिका, वो कहीं पे भी नहीं दिख रही है। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। जनता एक उम्मीद कर रही है कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो जो जनता की तकलीफों को सरकार के सामने रख सके। लेकिन स्थिति यह आती है कि जिस समय आपको सरकार के सामने बात रखने की समय मिलता है तो आप वहां से या तो वॉकआउट कर लेते हैं या आप किसी कारण से वहां से छुट्टी ले लेते हैं। आप जैसे विनय जी अभी सवालों के जवाब में उन्हें लगा कि शायद पत्रकार उनके साथ है तो विनय जी भाग गए। तो विपक्ष अगर परिस्थितियों से भागता रहेगा तो विपक्ष आज की जो परिस्थिति है उससे भी वो और डे बाय डे नीचे गिरता जाएगा और विपक्ष से पूर्णतः भरोसा जनता का खराब हो जाएगा। जनता अब उन पे भरोसा नहीं कर पाएगी। तो पहली बात तो ये कि आपको जो विपक्ष है उसको अपनी भूमिका स्ट्रांग रखना चाहिए। किसी भी सरकार को चलाने के लिए
अगर सरकार के अपने लोग रहते हैं तो उसके बीच में विपक्ष जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे सरकार डरे कि अगर हम एक भी गलती करते हैं तो हमारे पीछे ये बैठे हैं कि हम तो 100 सवाल कर लेंगे। और अगर विपक्षी परिस्थिति से भागता रहेगा तो सरकार को किसी का डर नहीं है, अपराधगढ़ बनेगा, लोग जनता त्राहिमाम की स्थिति में रहेंगे, लेकिन सरकार आपकी कुछ भी नहीं सुनेगी। बिल्कुल। वात्सल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि 2.5 साल आपकी सरकार को बीत चुका है, 2.5 साल भी और बाकी। 2.5 साल में छत्तीसगढ़ को मजबूत, सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? अरुण जी, किसी आप ही की तरह पत्रकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि मोदी जी आप तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि नहीं भाई साहब, हम इलेक्शन मोड में नहीं, हम हमेशा इमोशनल मोड में रहते हैं। जब मोदी जी का तात्पर्य ये था इमोशनल मोड से कि हम हमेशा जनता की सेवा, इलेक्शन हो या ना हो, हम सरकार में हो या विपक्ष में हो, हम हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वही हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। अभी आप देखेंगे कल परसों हमारे निगम मंडल के अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, सरकार का काम होता है नीतियां बनाना, प्रशासन का काम होता है उन नीतियों को जनता तक लेकर जाना, और हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम होता है ये सुनिश्चित करना कि प्रशासन अपना काम वाकई में अच्छे से कर रहा है कि नहीं, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक शासन की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं। और यही हमारी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है, यही हमारी इमोशनल स्ट्रैटेजी है। ये मायने नहीं रखता अरुण जी, जैसा आपने कहा कि 2.5 साल बचे हैं या 3 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं या 6 महीने बचे हैं, हमारी कार्यशैली एक जैसी ही होती है। हमें जनता की सेवा करनी है, जनता से जुड़े रहना जी। तो आज की इस महाबहस से एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये मानसून सत्र सिर्फ एक भी विधायी सत्र नहीं, ये सत्ता और विपक्ष के बीच आर पार का राजनीतिक कुरुक्षेत्र बनने वाला है। सबसे पहले तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक तरफ जहां सत्ताधारी भाजपा 8 अचूक विधेयकों और सुशासन के दावों की ढाल को लेकर विपक्ष के हर वार को बेकार करने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 100 तीखे सवालों की जो मिसाइलें तैयार कर ली है, जो सीधे सरकार की साख पर वार करने को तैयार है। जनता ने सत्ता पक्ष को सुशासन और विकास के लिए चुना है, तो विपक्ष को सजग चौकीदार बनाकर अपनी आवाज उठाने की जिम्मेदारी भी दी है। अब देखना यह होगा कि इस सत्र में जब दोनों तरफ से तलवारें खींचेंगी तो क्या वाकई छत्तीसगढ़ के बुनियादी मुद्दों पर बात होगी, क्या बिजली, पानी, सड़क और युवाओं के रोजगार पर कोई ठोस नतीजा निकलेगा, या फिर यह पूरा सत्र सिर्फ नेताओं की व्यक्तिगत साख की लड़ाई और एक दूसरे को अकड़ दिखाने में ही सिमट जाएगा। सवाल बड़े हैं और जवाब आने वाले दिनों में सदन के भीतर से मिलेंगे, लेकिन जनता की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक कोई नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि जनता होती है। आज की महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरे सियासी दंगल के बीच सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच यह है कि इस सदन के भीतर चलने वाले शब्दों के बारों, आरोपों की बौछारों और हंगामे के शोर के बीच छत्तीसगढ़ की 3.5 करोड़ जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।